कैसे हैं दोस्तों? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 का नाम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ-साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक हमारी सारी वीडियोस जो ईकैट, एमडीकैट केमिस्ट्री की थी देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, प्लेलिस्ट पे जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आप फिजिक्स, मैथ्स या किसी और सब्जेक्ट की वजह से परेशान हैं, इंग्लिश या बायो की वजह से परेशान हैं, तो उसी डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मौजूद है जो आपको मकसद ऐप की तरफ लेकर चले जाएगा। वहां पर जाइए, ईकैट या एमडीकैट का कोर्स बाय कर लीजिए। 8000 एमसीक्यूज और सोल्यूशन वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे टॉपिक पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक नाम और होता है, वो नाम है आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टीज एस ब्लॉक एलिमेंट से और पी ब्लॉक एलिमेंट से मैच करती हैं, यानी कि उनका मिक्सचर होती हैं। तो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 4 सीरीज होती हैं, हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स होते हैं। 4 सीरीज जिसमें हर सीरीज में 10 एलिमेंट्स हैं। और अगर हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज होती हैं। पहली सीरीज का नाम होता है लैंथेनाइट्स और दूसरी सीरीज का नाम होता है एक्टेनाइट्स। लेंथेनाइट्स इसलिए क्योंकि ये लेंथेनियम से स्टार्ट होती है सीरीज, और एक्टेनाइट्स इसलिए क्योंकि ये सीरीज एक्टेनियम से स्टार्ट होती है। हर सीरीज में 14 एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स फर्स्ट सीरीज में और 14 एलिमेंट्स सेकंड सीरीज में। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे आगे बढ़ते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाले चैप्टर में कुछ टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट थे जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है कॉपर सल्फेट, और फिर सिल्वर नाइट्रेट, और यहाँ पे सारे मिसलिनियस टॉपिक्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये सारे टॉपिक्स एक बात मान लीजिए कि इंटरमीडिएट के हवाले से या इंटरमीडिएट तक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ईकैट या एमडीकैट के अंदर इतने डिटेल्ड टॉपिक नहीं आते हैं, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि पोटेशियम क्रोमेट लिखा है या पोटेशियम डाइक्रोमेट लिखा है, तो आप इनके फॉर्मूलाज याद कर लीजिए, इनके कलर्स याद कर लीजिए, इतना काफ़ी है। तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। सबसे पहले कॉपर सल्फेट की बात करेंगे। तो देखिए, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का नाम होगा ब्लू विट्रियोल और इसका फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट की बात करेंगे तो सिल्वर नाइट्रेट को कहा जाता है लूनर कास्टिक, और इसका फॉर्मूला होता है AgNO3। अब बात करते हैं पोटेशियम क्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट की। तो पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2CrO4 और साथ में पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। इसके अंदर एक खास बात यह है कि जो पोटेशियम क्रोमेट है इसका कलर होता है येलो, लेकिन अगर इसी पोटेशियम क्रोमेट में एक और क्रोमेट आयन ऐड किया जाए तो ये बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और इसका कलर हो जाता है रेडिश, यानी कि ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके पीछे क्या रीजन है वो आप अपनी बुक में जाके पढ़ सकते हैं, बहुत लंबा रीजन है। अब आगे बढ़ते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट के ऊपर। देखिए, पोटेशियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। अगर बात करेंगे क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन की, तो ये एक टॉपिक है जिसको आप छोटा समझ सकते हैं। क्रोजन का मतलब होता है जंग लगना और उसकी प्रिवेंशन का मतलब है जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, उसकी रोकथाम। देखिए, जंग कैसे लगता है? जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो अनडिजायरेबल एक्शन होता है ऑक्सीडेशन का, यानी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो उसको हम कोरोजन बोलते हैं या जंग लगना बोलते हैं। जैसे कि अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन को जब जंग लगता है तो ये FeO में, ये Fe2O3 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस हो गया कोरोजन का। अगर कोरोजन लिक्विड की वजह से हो तो कहलाएगा कोरोजन इन लिक्विड, और अगर कोरोजन हमारी एटमॉस्फेरिक हवा की वजह से होगा, एयर की वजह से होगा, तो कहलाएगा एटमॉस्फेरिक कोरोजन। लेकिन इसकी प्रिवेंशन बहुत आसान सी है। सबसे पहली प्रिवेंशन, अगर आपने किसी मेटल को जंग लगने से बचाना है तो उसके ऊपर पेंट कर दें या उसके ऊपर आप ग्रीस लगा दें या लुब्रिकेंट लगा दें। एक और तरीका ये हो सकता है कि आप उस मेटल के अलॉयज बना दें, जैसे कि स्टील। अब स्टील अलॉय होता है आयरन का,
क्रोमियम का और साथ साथ में निकल का। अब इसमें आयरन की कॉम्पोजिशन अलग, क्रोमियम की कॉम्पोजिशन और निकल की कॉम्पोजिशन अलग अलग होती है ग्रेड्स के हिसाब से। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाता हूँ, लेकिन आप उसको अलॉय बना देंगे तो अलॉय बनाने से वो उसको जंग नहीं लगेगा, यानी वो क्रोजन से बच जाएगा। अगर एक और एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि ब्रास की, तो ब्रास में कॉपर और जिंक शामिल होते हैं। एक और तरीका जंग लगने से बचाने के लिए ये हो सकता है कि आप उसके ऊपर जिंक की प्लेटिंग कर दें या टिन की प्लेटिंग कर दें। अगर जिंक की प्लेटिंग की जाती है तो जिंक प्लेटिंग को एक नाम दिया जाता है, वो नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है। जिंक प्लेटिंग को कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग। अब वापसी बढ़ते हैं। मैंने कहा था कि हम स्टेनलेस स्टील के ऊपर बात करेंगे। स्टेनलेस स्टील के अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, बहुत सारे ग्रेड्स में से 3 ग्रेड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक में क्रोमियम की परसेंटेज 17% तक होगी, एक में 13% तक और एक में 18% तक। सिमिलरली निकल की कॉम्पोजिशन 2%, 4% और 6% तक हो सकती है। बाकी सारी परसेंटेज आयरन की होगी। अब स्टील के अलग अलग यूजेज की वजह से इसके ग्रेड्स भी अलग अलग हैं। मान लीजिए कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए स्टील को यूज करना है, तो आप एक ऐसा स्टील यूज करेंगे जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, भले वो खूबसूरत हो या ना हो, यानी इसके अंदर शाइन हो या ना हो, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए स्ट्रेंथ बहुत मैटर करती है। तो आयरन की कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपने स्टील की कटलरी बनानी है, यानी कि छुरी, कांटे, चम्मच वगैरह, तो इसके अंदर मजबूती से ज़्यादा उसकी शाइन मैटर करती है, तो निकल या क्रोमियम की कॉम्पोजिशन ज़्यादा होगी। सिमिलरली स्टील की डिफरेंट अपरेटस या डिफरेंट मशीन्स या डिफरेंट चीज़ें बनाने के लिए अलग अलग ग्रेड्स होंगे जिसके अंदर अलग अलग कॉम्पोजिशन होगी। तो स्टेनलेस स्टील के आगे बढ़ते हैं। सिल्वरिंग ऑफ मिरर को आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ ये समझ लीजिए कि सिल्वरिंग ऑफ मिरर के अंदर जो कंपाउंड यूज होता है पॉलिश के लिए, वो कंपाउंड होता है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि फोटोग्राफी ये उस जमाने की फोटोग्राफी को एक्सप्लेन कर रहा है जब नेगेटिव ऑफ द फिल्म के जरिए निकाली जाती थी, यानी एक कैमरामैन नेगेटिव बनाता था और नेगेटिव से फिर फोटोग्राफी होती थी। ये बहुत कदीम जमाने की बात है, तो फोटोग्राफी को आप स्किप कर सकते हैं। टिन प्लेटिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी मेटल के ऊपर टिन की कोटिंग करते हैं, और इसके 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है मैकेनिकल मेथड और दूसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। मैकेनिकल मेथड बहुत आसान है, जिसकी बेसिक्स मैं आपको समझा देता हूँ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टिन को गर्म करते हैं, इसको मॉल्टेन स्टेट में लेकर आते हैं और उसके अंदर किसी भी मेटल की, जिस मेटल के ऊपर टिन की प्लेटिंग करनी होती है, उस मेटल को डिप करते हैं। पहले उस मेटल को अच्छे से पॉलिश कर लिया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड से उसको साफ कर लिया जाता है और फिर उसको मॉल्टेन टिन के अंदर डिप कर लिया जाता है। फिर उसके बाद उसको रोल किया जाता है और एक स्मूथ सी सरफेस बनाई जाती है, जिससे टिन की प्लेटिंग हो जाती है। बहरहाल ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एमडी कैट के हवाले से या ई कैट के हवाले से, तो आप यहाँ तक टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे ग्रुप ट्रेंड्स के ऊपर। ये छोटे छोटे टॉपिक्स जो ग्रुप ट्रेंड्स के हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप ट्रेंड्स, और साथ साथ में डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी जनरल प्रॉपर्टीज। तो देखें, अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप ट्रेंड्स की, तो ये ज़्यादा सिमिलर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स से। तो हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल प्रॉपर्टीज की। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हमने एड्रेस करना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। अगर हम मैग्नीज की बात करेंगे, तो मैग्नीज +7, +3, +6, +4 इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। आमतौर पे +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। अगर हम बात करते हैं क्रोमियम की, तो क्रोमियम +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। अगर हम बात करते हैं कॉपर की, तो कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है +1 या +2। यानी कि आप यह कह सकते हैं कि इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सिर्फ इतना समझ लीजिए, क्योंकि 4s ऑर्बिटल और 3d ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप भी कर जाते हैं, या इनकी एनर्जीज के दरमियान में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो कभी s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा होता है, कभी d ऑर्बिटल। तो इसी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती, डिफरेंट होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के ऊपर। देखिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं,
या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कभी कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में या तो वैकेंट खाली डी ऑर्बिटल्स होंगे, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, यानी कि अभी ये पेयरिंग कर सकते हैं, जगह खाली है इलेक्ट्रॉन्स की, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। तो होगा क्या कि लिगेंड, एक सब्सटेंस है लिगेंड, लिगेंड कौन सा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ताकि डी ऑर्बिटल्स भर जाएं या अनपेयर्ड से पेयर्ड हो जाएं। तो जब लिगेंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो जो चीज फॉर्म होगी, जो कंपाउंड फॉर्म होगा, उसको कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स को कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब ये कॉम्प्लेक्सेस 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक कॉम्प्लेक्स होता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वो होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, या जिसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज ना हो। जैसे कि मेटल लिखा है और साथ में लिगेंड लिखा है, लेकिन ऊपर 0 चार्ज है। अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, जैसे मेटल और लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये कहलाएगा कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स। अब कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स में कभी कभार ये चार्ज विजिबल नहीं होता। क्यों विजिबल नहीं होता? क्योंकि मेटल और लिगेंड के साथ में पीछे एक मेटल और लिगेंड के साथ में आगे एक नेगेटिव काउंटर आइन होगा। नेगेटिव काउंटर आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और मेटल और लिगेंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों चार्जेस विजिबल नहीं रहेंगे। उसके बावजूद हम इसको कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे। अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्सेस की तीसरी टाइप की, तो कॉम्प्लेक्सेस की एक और टाइप होती है एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स। एन आयोनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल और लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और मेटल और लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कभी कभार कोई पॉजिटिव काउंटर आइन भी मौजूद हो सकता है। जैसे कि मेटल और लिगेंड को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे पॉजिटिव काउंटर आइन मौजूद है। हम यहाँ तक कॉम्प्लेक्सेस को डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये बात करी थी कि अगर तीनों वर्ड्स को, चारों वर्ड्स को मिला दिया जाए तो एक वर्ड फॉर्म हो जाएगा। वो वर्ड होता है PMLN। अब आप इस वर्ड से बखूबी वाकिफ होंगे। देखिए यहाँ पे P से मुराद है पॉजिटिव काउंटर आइन, और हम इसको जब भी कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करेंगे तो पहले इसको नाम देंगे। अगर पॉजिटिव काउंटर आइन मान लीजिए कि मौजूद नहीं है, तो नेक्स्ट नंबर होगा लिगेंड का, और लिगेंड के बाद प्रायोरिटी होगी मेटल की, और फिर मेटल के बाद हम नेगेटिव काउंटर आइन को नाम देंगे। अब ये कैट आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एन आयोनिक कॉम्प्लेक्सेस और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंट नॉमेनक्लेचर्स होती हैं, यानी सबके रूल्स थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो हम यहाँ पर रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे IUPAC नेमिंग या इतने बड़े जो कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग है, ये हमारे MD कैट के लिए, ई कैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आइए जरा वापसी बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखें डी ब्लॉक एलिमेंट जो हैं ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब है? पैरामैग्नेटिक उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हों। पैरामैग्नेटिक जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और साथ साथ में एक होते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक वो एलिमेंट्स हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते। डायमैग्नेटिक डू नॉट अट्रैक्ट्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। अब पैरामैग्नेटिक क्यों होते हैं? इसकी वजह यह है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड से उस वक्त अट्रैक्ट होगा जब उसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा। कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और मैक्सिमम 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं मैग्नेट से अट्रैक्ट होने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, डायमैग्नेटिक की बात करते हैं। देखिए डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उस वक्त शो करेगा जब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल आप जिंक ले सकते हैं। जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 30 इलेक्ट्रॉन सबके सब पेयर्ड होंगे। इनको किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। अगर बात करें फेरोमैग्नेटिक की, तो फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनको टेम्परेरी तौर पे मैग्नेटिक फील्ड दी जा सकती है, मैग्नेट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आयरन को, आयरन एक मैग्नेट नहीं है, लेकिन आयरन को अगर मैग्नेट के साथ में रब किया जाएगा तो आयरन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। अब उसके बाद वो किसी मेटल चीज को अपने साथ जोड़ सकेगा या चिपका सकेगा। तो ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है फेरोमैग्नेटिक, जिसके अंदर क्रोमियम भी शामिल है और निकल भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं,
जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है कलर। देखें, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं हर कोई अलग अलग कलर रखता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम यहाँ पर इतने लंबे टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन कलर्स की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखें कलर्स, अगर किसी भी सब्सटेंस पर वाइट लाइट पड़ेगी, मान लीजिए ये एक एप्पल है और इस एप्पल के ऊपर सनलाइट पड़ेगी, तो सनलाइट में 7 डिफरेंट कलर्स होंगे। अब 7 डिफरेंट कलर्स मतलब 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स, 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स होंगी इसके अंदर। तो जब कलर्स के ऊपर ये सारी डिफरेंट वेवलेंथ्स आएंगी तो ये एप्पल सारी वेवलेंथ्स को या सारी रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, सिर्फ रेड कलर की वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करेगा। जब ये किसी भी शख्स की आंख में पड़ेगी रेड वेवलेंथ, तो उसको एप्पल ये रेड कलर का दिखेगा। सिमिलरली कोई भी सब्सटेंस अगर ब्लू कलर का दिखता है तो इस वजह से दिखता है क्योंकि वो सब्सटेंस सारी रेडिएशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, सिर्फ ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है। और इसी तरह से कोई भी चीज हमें ग्रीन कलर की या ब्लू कलर की या पिंक कलर की या डिफरेंट कलर्स की दिखती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी चीज हमें व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की कब दिखेगी? अगर कोई भी सब्सटेंस अपने अंदर सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर ले और कोई भी कलर रिफ्लेक्ट ना करे तो वो सब्सटेंस हमें ब्लैक कलर का दिखेगा। और अगर वो सब्सटेंस सारी रेडिएशंस को इमिट कर दें, सारी रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर दें, कोई भी कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करें, तो फिर वो सब्सटेंस हमें व्हाइट कलर का दिखेगा। यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 14 हम एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगर ECAT या MDCAT की तैयारी को आप बेहतरीन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे जाइए, अपना कोर्स बाय कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए।